नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी चैनल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस लेक्चर में हम लोग एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का जो तमिलनाडु बोर्ड के बुक में दी गई है उसका अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मैप का भी यूज करते रहेंगे, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में मैपिंग के बेस पर भी अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। और ये हमको सभी लोग को मालूम है कि एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें हल करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्स हैं। एक सोर्स पर डिपेंड होना मतलब कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं तो एनसीईआरटी भी बेस्ट बुक है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम ये है कि उसमें क्रोनोलॉजिकल जो दिया गया है वो सही तरह से क्रोनोलॉजी नहीं है। जबकि हम तमिलनाडु बोर्ड के बुक को देखते हैं तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में और एक क्रोनोलॉजिकल वे में लिखी गई है, जो कि हमें समझने में बहुत आसान और कम इफोर्ट लगाकर हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम आज लेसन 4 डिस्कशन करेंगे, जिसमें जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों एक साथ दिए गए हैं। तो इसमें राइटर ये बोल रहा है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 5 पॉइंट जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो क्या मिलेगा? कॉज फादर राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी बौद्धिज्म और जैनिज्म क्यों राइज हुए उसका रीजन प्राप्त हो जाएगा। अर्ली लाइफ ऑफ महावीरा एंड हिज टेक्निक, उसकी टीचिंग क्या थी और महावीरा का लाइफ क्या था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। बुद्ध जी का लाइफ के इंफॉर्मेशन और उनकी टीचिंग। स्प्रीड ऑफ बुद्धिज्म का कैसे फैला हुआ, कैसे स्प्रीड हुआ उसके बारे में मिल जाएगा। कॉज फॉर डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया, बुद्धिज्म इंडिया में क्यों डिक्लाइन हो गया उसका रीजन। ये 5 पॉइंट पर राइटर हमारा बोल रहा है कि हमें 5 पॉइंट ये चैप्टर पढ़ने के बाद मिल जाएगा, आंसर मिलेगा, इसके बारे में हमको नॉलेज मिलेगा। तो चलिए इसको चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जो अब तक पढ़े हैं उसका थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं, जिससे हमें मेमोरी हमारी बनी रहे दिमाग में, तो हम क्या होगा भूल जाएंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कुछ साइट हैं हड़प्पा की, जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें हड़प्पा की कुछ इंपॉर्टेंट साइट को हम देख सकते हैं। तो इसको हम मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे और इसका जो कुछ कैरेक्टर है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग यही मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन है हड़प्पा जिसको बोला गया है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये सुट के अंदर आपको साउथ वेस्ट में, हम देखते हैं वेस्ट में सुट के अंदर बलूचिस्तान के पास है, ये इसका वेस्टर्न पॉइंट है। और यहाँ पर दाइमाबाद है, यहाँ पर दिया नहीं लेकिन यहाँ पर दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। और यहाँ पर आलमगीर उत्तर प्रदेश में, आलमगीर यहाँ पर, ठीक। और मंडा जम्मू कश्मीर में, ये चारों पॉइंट को मिलाते हैं तो यही इसका एक्सपेंशन एरिया था। यानी ऋग्वेद जो बार ऋग्वैदिक का नाम आ रहा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उनका एक्सपेंशन एरिया इसी जोन में था ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक। तो यहाँ पर कुछ मेन साइटें हैं, तो मेन साइट हम देखते हैं। तो आप सबसे प्रमुख साइट यहाँ पर तो राखीगढ़ी अब तक की सबसे बड़ी साइट है एक्सकेवेशन के बाद। तो यहाँ पर राखीगढ़ी क्या है, तो यहाँ पर बिगेस्ट क्या बिग साइट, बिग, यहाँ पर बिग भरेंगे। यहाँ पर कुछ हम दिए हैं भरने के लिए, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं इसको, ठीक। तो बिग साइट है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो सुरता गोई कहाँ पर, तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट साइड में देखते हैं। सुरता गोई आपका मिलेगा यहाँ पर, ये अफगानिस्तान वाले फील्ड में, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, हाउस ऑफ प्रीसियस स्टोन। तो यहाँ प्रीसियस स्टोन मिले हैं, तो कैसा मिला है इसको आप कमेंट बॉक्स में या इसको भर के आप फिल करके जान सकते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर किए हैं। तो यहाँ पर कैसा हाउसेज मिले हैं प्रीसियस स्टोन लाइक, यानी जो हाउस बने थे वो प्रीसियस स्टोन से बने हुए हाउस मिले हैं, ठीक। हड़प्पा इक्वेटेड टू इक्वेट, हड़प्पा से क्या निकला था, हड़प्पा से 6 रो ग्रेनरी निकली है, क्या 6 रो, यानी 6 एक ही रो में इस तरह से 6 ग्रेनरी, यानी ग्रेनरी मतलब कि उसमें सामान रखने की जो वस्तुएं हो, दाल चावल जैसे रखा जाता है, दाल चावल गेहूँ जैसे 6 ग्रेनरी आप देखेंगे तो ऐसे रो में, एक ही रो में, ठीक है, ऐसे ग्रेनरी इसे में रखा जाता था, गेहूँ चावल धान कुछ भी उस टाइम के लोग रखते थे। फिर यहाँ पर हड़प्पा जो है आपको देखेंगे तो यहाँ पर रिवर जो है वहाँ पर रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर बनवाली है,
बनवाली। बनवाली से हमें टेराकोटा का मॉडल किसका, प्लाऊ, हल का प्लाऊ, PLOUGH प्लाऊ, तो हल का मॉडल मिला है यहाँ पर। उसी फिर वहाँ पर यहाँ पर देखते उसी के यहाँ पर देखते हैं तो काली बग्गन से हमें जुता हुआ खेत मिला है। काली बग्गन से हमें जुता हुआ खेत मिला है। ठीक, फिर उसके बाद राखी गढ़ी बिगेस्ट हो गया। चौदारो यहाँ पर है। चौदारो से हमें बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज मिली है। बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज क्या मिली है, तो बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज चौदारो से। बीड BEAD बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज का। लोथल से भी क्या मिला है, बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज। बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज मिली है आपका लोथल से। लोथल एक डॉकयार्ड भी है। धौलावीरा से हमें 3 फेस का यहाँ पर 3 फेस का टाउन प्लानिंग मिला है। सुतगंदर से हमें हार्स के रिमेन्स मिले हैं। सुतगंदर से याद कर लीजिए, सुतगंदर से हमें हार्स के रिमेन्स मिले हैं। ठीक, सुतका गोर आप देखेंगे यहाँ पर है आपका बलूचिस्तान में। तो यहाँ से सुतका गोर से हमें मोस्ट साइट, ये क्या है, ये वेस्टर्न साइट है, सबसे वेस्टर्न साइट है। और यहाँ से हमें हार्स के भी ट्रेडिंग पॉइंट भी मिले हैं। ट्रेडिंग पॉइंट मोस्ट वेस्टर्न साइट है ये, मोस्ट यानी सब इससे लास्ट में कोई साइट ही नहीं है, वेस्टर्न साइट। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, तो यहाँ पर अगर देखते तो मोहनजोदाड़ो से प्रिस्ट किंग मिला है और डांसिंग गर्ल। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कुछ साइट हैं, इनका बारे में बता दिया, अब इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका कहाँ लोकेशन है, लोकेशन भी याद होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया गया, इसको एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। तो हड़प्पा 6 रोगरेरी, मोहनजोदाड़ो ग्रेट बार, डांसिंग गर्ल, वुवन कॉटन एंड ग्रेट ग्रेनरी। चौदारो से बीड मेकिंग, नो सिटाडेल, यहाँ पर सिटाडेल नहीं है। लोथल से सिटाडेल मिला है। धौलावीरा से भी सिटाडेल मिला है। मोहनजोदाड़ो से भी सिटाडेल मिला है। हड़प्पा से भी सिटाडेल मिला है। सिटाडेल का मतलब क्या होता है, तो सिटाडेल का मतलब होता है कि अगर कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है, तो यहाँ पर इसको बीच में वेस्ट वाले पार्ट जो है कुछ ऊंचाई पर बनाए जाते थे। और यहाँ पर इलीट लोग रहते थे, घर जो भी रहता था इनका। और यहाँ पर कॉमन पीपल के लिए बीच में एक पार्टीशन वाल होती थी, लेकिन लोथल में ये वाल एब्सेंट है। ठीक, कालीबंगन से फैरो मार्क, फायर अल्टर, कैमल बोन। लोथल से डॉकयार्ड, ब्रीड, राइस हुस, सीप, मोस्टिप सील। बनवाली से बरले, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग। सुतकंदर से हार्स बोन, बीड मेकिंग। सुतकंदर से ट्रेडिंग पॉइंट, हार्स एविडेंस, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। धौलावीरा 3 फेस में डिवीजन है, वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है। रंगपुर से राइस मिली है। कोटडी से पेंटेड पोट्री मिली है। बालाकोट से क्राफ्ट प्रोडक्शन सेल। आलमगीर जो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है। नागेश्वर गुजरात से सेल क्राफ्ट मिला है। दाइमाबाद मोस्ट सदर्न पॉइंट। मंडा नॉर्थ मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट। और यहाँ से गुड क्वालिटी में पिस्टियस सेल मिली है। और पिस्टियस और क्या बोलते हैं, कीमती पत्थर भी मिले हैं। ठीक ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। और अर्ली रिग्वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC के बीच में। तो हम यहाँ पे 1500 से इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्यन आते हैं, तो ये बाहर से आर्यन आते हैं। ठीक, और बाहर से जब आर्यन आते हैं तो उस समय क्या था, तो ये लोग सप्त सिंधु वाले रीजन में, इसी वाले रीजन में अपना रहते हैं। सप्त सिंधु वाले रीजन में, सप्त सिंधु ये आपको रीजन दिखाई दे रहा है जिसको मैं ब्लैक रेड कर रहा हूँ, ये सप्त सिंधु वाले रीजन में ये आर्यन लोग रहते हैं। ठीक, और ये बाद में सप्त सिंधु रीजन ये गंगा की तरफ नहीं जा पाते हैं, अभी इसी वाले एरिया में रहते हैं। लेकिन लेटर वैदिक में ये गंगा की तरफ जाते हैं। और इस समय ये लोग छोटे छोटे ट्राइबल के रूप में रहते हैं। ठीक, तो आप ये देखेंगे तो इस समय जो अर्ली वैदिक है, इसमें भरत, यदु और मत्स्य छोटे छोटे ट्राइब थे। कब, लेटर वैदिक टाइम में। लेटर वैदिक टाइम में ट्राइब उभर के आते हैं, लेटर वैदिक टाइम में, लेटर वैदिक में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये रिवर है,
जो रिवर है, तो आप देख सकते हैं ये सिंधु रिवर, यहाँ पर सिंधु रिवर है। और सिंधु, ये बितासा है, अस्किनी है, पुरुषपुर है, परुशनी है, विपाशा है, सुतुद्री है, सरस्वती है। सरस्वती क्या विलुप्त हो गई। ठीक, और यहाँ पर आके सिंधु, इसी नदी के यानी सप्त सिंधु वाले रीजन में ये लोग रहते थे। कौन? वैदिक पीपल। आर्यन कहाँ से आए, तो इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट जो हिस्टोरियन है डिफरेंट बनाते हैं। कुछ लोग यूरेशियन थ्योरी देते हैं, कुछ सेंट्रल एशिया, मैक्स मुलर जो है सेंट्रल एशिया थ्योरी देता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे। आर्टिक रीजन देते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक का, और ये ऋग्वेद में भी मेंशन है। और यहाँ पर डे और नाइट 6 मंथ्स के लिए होता है, और ये एस्ट्रोलॉजिकल बेस देते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर अब ये स्पीकिंग लैंग्वेज कौन सा स्पीक करते थे? तो एशिया यूरोपियन लैंग्वेज ही स्पीकिंग करते थे, ठीक। ये हट्टी, टर्की, ईरा और इंदिरा, ठीक। वहाँ पर जो उनका एक मिला है, प्रूफ मिला है कि भोजा कोई इंस्क्रिप्शन, उसमें इनका मेंशन है, ठीक। कष्टी, मेसो सूर्यास, मारूतास, वैदिक स्टोरी, मारूत, इंडो ईरानियन, इंडो ग्रीक, कस्टियन, बेबीलोन, ये सब एरिया में इन लोग का अवशेष रिमेन्स मिला है। तिब्बत से आए, दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। कहाँ से? तिब्बत से आर्यन लोग। अब कुछ लोग हैं जो इंडिनियस इनको मानते हैं, तो उसमें से आप इम्पॉर्टेंट है जो ये इंडिनियस मानते हैं। अभी भी रिसर्च चल रहा है, तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ये यहीं के थे, जब ये सप्त सिंधु वाले रीजन में थे और ये पंजाब वाले रीजन से ही थे। तो इसको कौन मानते हैं? तो डॉक्टर संपूर्णानंद एंड AC दास। इसको याद कर लीजिए, परीक्षा में आएगा कि कौन जो है इंडिनियस मानते हैं कि आर्यन बाहर से नहीं आए थे। तो ये 2 नाम याद कर लीजिए, डॉक्टर संपूर्णानंद एंड AC दास। संपूर्णानंद, AC दास और गंगानाथ झा, ठीक। ब्रह्म ऋषि देसाई, दोआब वाले रीजन को बोलते हैं। LD काला, कश्मीर रीजन को बोलते हैं, ठीक। तो ये 3 जन हैं जो कि ये बताना चाहते हैं, ये तीन हिस्ट्रियन ये बताना चाहते हैं कि इंडिजीनियस, ये लोग नहीं, इंडिनियस थे, इंडिजीनियस थे यानी लोकल थे, ये लोग यहीं के थे, बाहर से नहीं आए थे, ठीक। तो आपको ये वेद हैं, इंपॉर्टेंट वेद हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये याद नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये में जो इंपॉर्टेंट हैं इनको याद रखें। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहला ऋग्वेद है, आयुर्वेद है, समवेद है, अथर्ववेद है। तो इसमें सभी वेदों के ब्राह्मणा होते हैं, उसके बाद उनका उपनिषद भी होते हैं और उनका अरण्या भी होते हैं। लेकिन अथर्ववेद का अरण्या अब्सेंट है, ठीक। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, एक ही ब्राह्मण है, ठीक, गोपथ, याद रहे, ठीक। उसके बाद अत्रेया ब्राह्मणा आपका ऋग्वेद का कौशिका, और त्रया अर्णक्या भी है, अत्रेया अर्णक्या भी है, अत्रेया उपनिषद भी है और कौशिका उपनिषद है। तो अत्रेया और कौशिका दुगो अगर नाम याद रहे कि अत्रेया और कौशिका, तो दोनों से आपको ये 2 ही याद रखना है बस, अत्रेया कौशिका, यही सब इसी नाम से ब्राह्मण भी है, इसी नाम से अरण्यक्या भी है, इसी नाम से उपनिषद भी है, ठीक। अब आयुर्वेद का है, तो इसमें क्या है? शुक्ला और कृष्णा 2 पार्ट में डिवाइड है आयुर्वेद। तो इसमें से इसका शतपथ ब्राह्मणा किसका है? तो शुक्ला का है, याद रहे, शुक्ला आयुर्वेदा का जो है शतपथ ब्राह्मणा है, शुक्ला आयुर्वेदा का शतपथ ब्राह्मणा है, ठीक। और शतपथ ब्राह्मणा इस जो है उसमें बृहद्रंका भी है, इसका बृहदरंक्या, ठीक। इनका अरंक्या जो है बृहदरंक्या है, इसमें 2 बृहदरंक्या है, ईशा व्यास और बृहद्रया उपनिषद, ठीक। इसका उपनिषद क्या है? बृहंदिका का, तो बृहद अनक्या उपनिषद है, बृहनक्या के नाम पर ही है, बस ये याद रखना चाहिए, ईशा व्यास, यही डिफरेंट है। अगर कृष्णा का देखते हैं तो कृष्णा में तत्त्रया संहिता है, तत्त्रया ब्रह्मणिजा है, तत्त्रया अनक्या, तत्त्रया उपनिषद है, ठीक। तत्त्रया याद रहे, उसके सामने आपको ब्रह्मणिजा, अनक्या और उपनिषद जोड़ देना है। मैत्रेय संहिता में मैत्रेय उपनिषद है, तो मैत्रेय याद रहना चाहिए। कपिस्थाला कथा संहिता, कपिस्थाला आपको याद रहना चाहिए। फिर चरका कथा संहिता, ऐसा कठोपनिषद, ये कठोपनिषद में ही कठोपनिषद ही इसी में हमारा क्या बोलते हैं उसका यम और नचिकेता का डायलॉग है डेथ पर, ठीक। अब वेदा पर सामवेद में आते हैं, तो सामवेद इसका कौथुना रनायनिया जैमिनिया, तो जैमिनिया आपको ये तीनों याद होना चाहिए। और इसी का देखते हैं ब्राह्मणिज्म जो है, पंचविश ब्राह्मणा, सदविश ब्राह्मणा, इसके 2, ठीक। उसके बाद जैमिनियम ब्राह्मणा, जैमिनिज्म का तो वही सेम है, जैमिनिज्म को ब्राह्मणिज्म और अनक्या और उपनिषद तीनों एक
एक ही नाम से है जैमिनिज्म में। और इस छंदोक उपनिषद, छंदोक अरण्यका और छंदोक उपनिषद, ठीक, छंदोक ये दोनों छंदोक हो जाते हैं उपनिषद, ठीक, याद रहे। अब फिर यहाँ पर अथर्ववेद में सौनक्या और पैपालादा, गोपत ब्राह्मणा, अरण्यका, पराशना उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्या उपनिषद, ये नाम याद रहे, ठीक। इसलिए बार बार बता रहे हैं कि याद रहे, नहीं तो फिर जब पूछ देगा कौन सा किसका है, अगर पूछ दिया मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया, दे दिया मैचिंग करने के लिए और दे दिया मैत्रिका उपनिषद, मैत्रिका उपनिषद किसका है, आयुर्वेद का है कि किसका है, पते नहीं, जब बना देगा इधर लिख देगा, इधर लिख देगा, इधर दे देगा कि मैच करने के, तो किसका आयुर्वेद का आयुर्वेद दे देगा, और फिर अब गरबा होने लगेगा, या तो शुक्ल दे देगा, कृष्णा ही दे देगा, तो गरबा होने लगेगा कि किस में जाएगा। तो याद रहे कृष्ण जी मैत्रिका, मैत्री धर्म कृष्ण जी निभाते थे, इतना जान लीजिए, मैत्री धर्म कृष्ण जी निभाते थे, धर्म मैत्रिका अगर आए तो कृष्ण, ठीक। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। इनका अगर वैदिक पीरियड का देखते हैं तो इनका पॉलिटिकल जो सिनेरियो था, तो उसमें फैमिली, जो फैमिली मेल थी, फैमिली, और फैमिली जो है मिल के, कई गो फैमिली मिल के क्या बनाते थे, तो विलेज बनाती थी, ठीक। और कई गो विलेज मिल के क्या बनाते थे, तो विशु बनाते थे, विशु, ठीक, विश बनाते थे। और विलेज के हेडमास्टर को ग्रामीणी बोला गया, जो हेड होता था, विशु का विश्वापति बोला गया। इन सबको, सबका हेड जो था उसको जना या ट्राइब बोला गया, ठीक। तो ये याद होना चाहिए इसका। और इन सबका लास्ट में कौन बनता था, तो किंगडम, ठीक, किंगडम। और उस समय अगर देखा जाए तो कम वैदिक पीरियड के टाइम, ऋग्वैदिक के टाइम, तो मेन रूप से 4 ही जो थे किंगडम मिलते हैं। ऋग्वैदिक टाइम में ट्राइबल किंगडम देखा जाए तो 4 ही ट्राइबल किंगडम है, भरत, मत्स्य, यदु, पुरु, ये याद होना चाहिए, भरत, मत्स्य, यदु, पुरु, यही ट्राइबल किंगडम मिलते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक। और इनका जो किंगडम का हेड होता था उसको राजन बोला जाता था, ठीक। तो ये याद रहना चाहिए 3-4 का नाम। अगर पूछ दिया कि ऋग्वैदिक पीरियड में कौन होते थे, तो ऋग्वैदिक पीरियड में आपको याद होना चाहिए कि भरत, मत्स्य, यदु, पुरु रहते थे, ये ट्राइबल किंगडम थे। और हाईएस्ट यूनिट आपको, आप सोशल, अगर सोशल लाइफ में बात करते हैं तो फैमिली सबसे छोटी बेसिक यूनिट है, फैमिली सबसे छोटी यूनिट है, जिसका जो स्वामी होता था, हेड होता था, उसको गृहपति बोला गया है, ठीक। इस समय स्त्रियों की दशा बहुत एक्सेलेंट थी, यहाँ पर चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, सती प्रथा भी एब्सेंट थी, और इसमें लोपामुद्रा और घोषा और विश्वेश्वरा अलपा अपला, ये 3-4 जो पोएट हैं इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम 9 पिछले लेक्चर में आप देखेंगे तो उसमें 9 ऋग्वैदिक पीरियड की विदुषी का नाम बताया हूँ, उसको याद कर लीजिए। इकोनॉमी यहाँ पर देखेंगे, अब लेटर वैदिक काल में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये सोशल डिवीजन रिजिड नहीं होता है, यानी जो जन्म से नहीं कर्म से यहाँ पर सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम बना है वो नहीं वो होता है। फिर ऋग्वैदिक अगर आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन में देखते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन में गोल्ड स्मिथ होते हैं, कारपेंटर होते हैं, ये इन लोग का मेन जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बाद कब शुरू होता है, तो लेटर वैदिक के टाइम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इसके गोल्ड कॉइन को क्या कहा गया, तो ऋग्वैदिक टाइम गोल्ड कॉइन को निष्का कहा गया है, याद रहे। रिलीजियस इनका कैसा होता था, तो ये प्राकृतिक नेचर वर्शिप थे, नेचर का वर्शिप करते थे, ठीक। अब लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं तो ये सब सिंधु से एक्सपेंड होकर आ जाते हैं गंगेटिक एरिया में। अब गंगेटिक एरिया में आते हैं तो यहाँ पर अब क्या होता है कि धीरे धीरे इनका कई ट्राइबल मिल के, अब क्या कई ट्राइबल मिल के, छोटे छोटे ट्राइबल मिल के एक साथ बड़ा किंगडम बनाने लगते हैं। तो उसमें से आप देखते हैं तो जो शुरुआत में क्या होता है कि परीक्षित और जनामेजिया ये दोनों कुरु किंगडम के हैं, और परावाहना जावेली ये पंचाल के हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि परीक्षित किसके थे और जनामेजा किस किंगडम से थे, और परावाहना और जावेली किस किंगडम से थे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और जब ये होता है तो लेटर वैदिक में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम आके हो जाते हैं, राइज होने लगते हैं इनके फाल होने के बाद। जब लेटर वैदिक जब फाल होने लगता है, डिक्लाइन में जाता है, तो बहुत छोटे छोटे किंगडम आने लगते हैं, जिसमें से कौशल, काशी, विदेहा
अब यहाँ पर डिवीजन है, यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 डिवीजन में आर्यवर्ता नॉर्थ इंडिया, मध्य एशिया सेंट्रल इंडिया और दक्षिण पथा साउथर्न इंडिया को डिवीजन किया गया। और यहाँ पर क्या, अब जनपदा, अब छोटे छोटे जो जन हैं वो जन या ट्राइब मिल के अब क्या जनपदा बनाएंगे, राष्ट्र बनाएंगे लेटर वैदिक पीरियड में। और वहाँ पर पावर बढ़ जाएगा तो राजसूय युग होगा, फिर उसके अश्वमेधा होगा, विजया वाजपेयी होगा जिसमें चैरियट रेस शुरू हो जाएगा, ठीक। और उसमें अब टाइटल भी दिया जाएगा। और इस समय समिति और सभा और विधाता तीनों का सस्पेंड हो जाएगी, तीनों काम नहीं करेगी। इस तरह की दशा बहुत बेकार हो गई, ठीक। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है गोल्ड और सिल्वर को, अब यहाँ पर निष्का में जो गोल्ड था, सिल्वर इसमें आके कागज सातमाना या कृष्णालय कहलाएगा। यानी सिल्वर कॉइन को 2 नाम से या सतमाना कहेंगे या तो कृष्णाला कहेंगे, दोनों याद होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्ड सिस्टम बहुत सारा स्ट्रांग हो जाता है, इसी कारण तो नया रिलीजियस आते हैं और उस रिलीजियस को बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय बोला गया। और यहाँ पर क्या बोला गया कि चाइल्ड मैरिज शुरुआत हो गई, सती के बारे में अभी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अत्रैया ब्राह्मणा किसका है, डाटर हैज बी डिस्क्राइब द, यानी यहाँ पर अनहैप्पी थी, डाटर जब जन्म लेती तो अत्रैया ब्राह्मण में बोला गया है कि अनहैप्पी। तब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए अत्रैया ब्राह्मण किस वेद का है, अत्रैया ब्राह्मणा किस वेद का है, ब्राह्मणा है। कमेंट सेक्शन में इसको पक्का बताइएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा और क्या हो जाएगा कहानी, वहाँ पर एग्जाम हॉल का गरबा शुरू हो जाएगा, ठीक। अब फिर उसके बाद रिलीजियस में तो यहाँ पर अब नेचर वर्शिप से धीरे धीरे क्या होता है, हाइपोथेटिकल वर्शिप होने शुरू हो जाती है, ठीक। मतलब कि नए नए भगवान आने लगते हैं। अब जो लास्ट इंद्रा और अग्नि सब अपना इम्पोर्टेंट खत्म हो जाता है तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, ठीक। नेचर वर्शिप डिक्लाइन की तरफ शुरू हो जाती है अब, और बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है। रिजिड होने के कारण ही लोग परेशान हो जाते हैं, फिर परेशान होते हैं तो क्या होता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रिचुअल इतना कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है कि ये शिफ्ट होने लगते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिविजन कर लिया। अब हम चलिए 6th century BC इज कंसिडर वंडरफुल सेंचुरी इन द हिस्ट्री। तो 6 राइटर बोल रहा है कि 6th century BC जो है हिस्ट्री में वंडरफुल सेंचुरी थी, इससे गुड सेंचुरी, वंडरफुल, ग्रेटेड थिंकर लाइक बुद्धा। अब क्यों थी, इसका रीजन बुद्ध, महावीर, हेराक्लिटस, जोरास्टर, कन्फ्यूजियस, लाओ टेस लिव एंड प्रीच देयर आइडिया इन दिस सेंचुरी। अब यहाँ इंडिया में ही नहीं केवल रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, अगर देखा तो एशियंट इंडिया की हिस्ट्री में ये रिलीजियस मूवमेंट था। और केवल इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में रिलीजियस मूवमेंट हुआ। डायरेक्ट राइटर यही बोल रहा है, यहाँ पर राइटर यही कहना, इसीलिए बोल रहा है कि ये हिस्ट्री का वंडरफुल सेंचुरी थी 6th century BC, क्योंकि यहाँ पर केवल इंडिया में ही नहीं चेंजिंग हो रहा था रिलीजियस मूवमेंट, पूरा वर्ल्ड में रिलीजियस मूवमेंट हो रहा था, ठीक। इन इंडिया रिपब्लिकेशन इंस्टीट्यूट वेयर स्ट्रांग इन 6th century BC. This enabled right the heterodox sector against the orthodox religious dominant rite and ritual. यहाँ पर रिपब्लिक इंस्टीट्यूट जब राइज होने लगे इंडिया में 6th century में, तो क्या किया कि ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे वो रिलीजियस डोमेंट अपना डोमिनेशन बनाए रखे थे कि ऐसे नियम होगा, ऐसे राइट होगा, रिचुअल होगा, उसको हेटेरोडॉक्स सेक्ट आए और उसको ब्रेक करना शुरू किया। ये मांग देम ऑफ द मोस्ट, और इसमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जैनिज्म और बुद्धिज्म को मिला, और इसका इम्पैक्ट इंडिया के सोसाइटी में रिमार्केबल, बहुत ही ज़्यादा, और आज भी देखने को मिलता है, ठीक। इसी तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि जब 6th century BC शुरुआत हो रही है तो उस समय पूरा दुनिया में एक रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था, और इंडिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म। इसका रीजन था ऑर्थोडॉक्स डोमिनेशन, ऑर्थोडॉक्स का जो रिलीजियस डोमिनेट था रिचुअल पर, उसके कारण, इसी कारण इसको ब्रेक करने के लिए अब 6th century BC को अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो 6th century BC का इंडिया को हम देखें तो इंडिया जो इस तरह से अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो इंडिया को हम देखते हैं, ये आपका गुजरात, खम्बट, फिर ये आपका साउथ इंडिया, फिर उसके बाद ये आपका उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नॉर्थ ईस्ट। थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो ये रहा।
ठीक है, प्रॉक्सी। तो आप देखेंगे कि इस समय जो था 6th सेंचुरी BC इंडिया का, तो इस वाले रीजन में आप देखेंगे, ये वाला रीजन है, इस वाला रीजन में आप देखेंगे तो क्या लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक। और इसी वाले रीजन में आप देखेंगे जब यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड था और यहाँ पर क्या हो रहा था, लोग परेशान हो गए थे, जो आम पब्लिक थी, इन लेटर वैदिक की जो कुरीतियाँ थी, जो उसके रूल रेगुलेशन थे, रिचुअल थे, सेक्रिफिकेशन जो सेक्रीफाइज होता था, उससे लोग परेशान हो गए थे। और इतनी सोसाइटी रिजिड हो गई थी, पहले कर्म से था कि आप कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे, सब यहाँ जन्म से हो गया। तो ये प्रॉब्लम, बहुत सारे इतना प्रॉब्लम हो गए कि लोग त्रस्त हो गए। अब जब इनको जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब बुद्ध जी और जैन जी का आया, तो लोग उधर की तरफ झुकाव चला गया और ये इनका धीरे धीरे लेटर वैदिक का टाइम खत्म होने लगता है। और तो उस टाइम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटर वैदिक क्या हो रहा है, वैदिक पीरियड डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, वैदिक वैदिक क्या हो रहा है, डिक्लाइन। ठीक। और यहाँ पर, और इसी टाइम क्या हो रहा है, रिलीजियस मूवमेंट शुरू हो रहा है, रिलीजियस मूवमेंट। ठीक। रिलीजियस मूवमेंट राइज हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक। और इसी समय कौन कौन, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक। रिलीजियस मूवमेंट एक सोचिए इसी टाइम पर एक ही साथ। और इसी टाइम जब ये कमज़ोर हो गए हैं तो यहाँ पर फिर एक कौन आएगा, विदेशी ताकतें आएंगी। कौन, विदेशी ताकतें आएंगी, लेकिन वो इंडिया में नहीं कर पाती है, लेकिन सिंध रीजन तक आ जाती हैं, अकमेनिया एम्पायर। तो 6th सेंचुरी BC के बाद इंडिया का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था एकदम कमज़ोर हो गया था, वीक हो गया था। और जब जब इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन कमज़ोर होगा तो उसको ऑक्युपाई करने के लिए कोई ना कोई जगह लेगा। तो यहाँ पर एक आर्यन का वीकनेस शुरू हो गया था। आर्यन का बोला तो उनका जो वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक में आके उनका कृतियाँ इतना ज़्यादा हो गई थी कि लोगों का विश्वास खत्म हो गया था और परेशान हो गए थे। तो इसलिए जब रिलीजियस मूवमेंट हुआ, तो रिलीजियस मूवमेंट जब राइज होने लगा तो उसी टाइम इसका बेनिफिट उठाने के लिए इधर से अकमेनिया एम्पायर के आते हैं, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर, वो अपना सिंध और पंजाब वाले रीजन तक ही रहते हैं। ठीक। और इसी टाइम बुद्धिज्म आता है और इसी टाइम महाजनपद क्या होता है, महाजनपद का राइज होता है, महाजनपद। तो इसी समय आप सोचिए कि चार चीज़ें एक साथ चल रही, वैदिक डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, रिलीजियस मूवमेंट शुरू हो गया इसके रिजल्ट में, अब उसी महाजनपदों में भी स्ट्रगल शुरू हो गया। अब इसी का लाभ उठाने के लिए यहाँ से आ गया पर्सियन, आ गए अकमेनिया एम्पायर और ऑक्युपाई करने लगा। तो ये आपको सिचुएशन याद होना चाहिए, 6th सेंचुरी BC की बात है, 6th सेंचुरी BC। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तब यहाँ पर कॉस फादर राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म कैसे राइज हुआ, उसका रीजन क्या था, यहाँ पर राइटर बताने की कोशिश कर रहा है। राइटर यहाँ बोल रहा है कि प्राइमरी कॉज ऑफ फादर राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म वाज रिलीजियस अनरेस्ट इन इंडिया। मैं पहले ही डिस्कशन कर लिया, इसमें क्या रिलीजियस अनरेस्ट था, लोगों में रिलीजियस में विश्वास खत्म हो गया था। लोग इतना वहाँ पर, अब सोचिए वहाँ पर इतना रिचुअल और इतना शोषण होने लगा रिलीजियस के नाम पर, लोगों का विश्वास खत्म हो गया 6th सेंचुरी BC के टाइम। द कम्प्लेक्स, अब इसका रीजन क्या था, कम्प्लेक्स रिचुअल एंड सेक्रीफाइस एडवोकेट द लेटर वैदिक पीरियड वेयर नॉट एब्स्टेबल द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल क्या होता है कि जो भी रिचुअल और सेक्रीफाइस हो रहा था धर्म के नाम पर, उसको कॉमन पीपल बियर नहीं कर पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं। द सेक्रीफाइस सेरेमनी वेयर द आल्सो फाउंड टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। द सुपर 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 सिचुएशन बिलीव एंड मंत्रा कन्फ्यूज द पीपल। ठीक, रिलीजियस कन्फ्यूजन हम शुरू हो गया, उनमें आने समझ नहीं आया कौन इसका मतलब क्या है, मंत्र भी कन्फ्यूजन करने लगे और जो बिलीव था वो भी कन्फ्यूजन करने लगे। तो लोग क्या होंगे, अब कोई ऐसा रास्ता खोजेंगे जहाँ पर उनको सिंपल रास्ता खोजना शुरू कर देंगे, सीधे कॉम्प्लिकेटेड रास्ते पे कोई नहीं जाना चाहता है। द टीचिंग ऑफ उपनिषद भी इसका अल्टरनेटिव जो था वो सेक्रीफाई की तरफ लेकर चला, जबकि उपनिषद को हाइपोथेटिकल होना चाहिए था, इसको की रियलिटी तरफ जाए, लेकिन ये भी क्या टाइम के साथ उपनिषद जो है बदल गया। और अल्टरनेटिव टू सिस्टम ऑफ सेक्रीफाई वेरी हाई फिलोसफिकल नेचर एंड
नेचर एंड देयर फॉर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। अब इतना टिपिकल हो गया था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। देयर फॉर वाट वी नीड टू लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल वाज सिंपल। सभी लोग क्या सिंपल और शार्ट और इंटेलिजिबल वे द सल्वेशन ऑल द पीपल। सभी लोग को सिंपल और समझदारी के साथ सल्वेशन करना चाहते थे, लेकिन क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण लोगों का विश्वास खत्म हो गया और उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण ही सच रिजर्व टीचिंग शुड बी आल्सो बी लैंग्वेज अननोइंग टू देम। और ये सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में उनको समझाया जाता है। उसमें संस्कृत कॉम्प्लिकेटेड इलिट लैंग्वेज थी। दिस नीड वाज फुलफिल बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड महावीर। और इसी लोगों को फुलफिल करने के लिए बुद्धा और टीचिंग क्या लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, इंडिजिनियस लैंग्वेज में, संस्कृत नहीं प्राकृतिक लैंग्वेज अपनाते हैं। पहला तो इनका आपको मिला, पहला क्या प्रॉब्लम, सोशल रिलीजियस अनरेस्ट। क्या आपको याद होना चाहिए, रिलीजियस अनरेस्ट था। ठीक, इंडिया में रिलीजियस अनरेस्ट के कारण, रिलीजियस अनरेस्ट क्यों था उसका हालांकि उपनिषद अल्टरनेटिव हो गए थे, बहुत सा ज़्यादा इसमें एक्सपेंशन बढ़ गया था, कंफ्यूजिंग हो गए थे, इसलिए अदर एंड अदर देन द रिलीजियस फैक्टर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो कंट्रीब्यूट राइट टू रीजन। अब सोशल और इकोनॉमिक भी फैक्टर था, रिलीजियस फैक्टर के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो राइट टू रिलीजन। दोनों रिलीजन को और केवल सोशल, केवल रिलीजियस फैक्टर नहीं, इसके साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक था। रिजिड कास्ट सिस्टम, जो रिजिड कास्ट सिस्टम था, ये सिस्टम प्रिवेल्ड इंडिया जनरली टेंशन द सोसाइटी। रिजिड कास्ट सिस्टम क्या होगा, टेंशन कर दिया सोसाइटी में। हायर क्लास इंजॉय सम प्रिविलेज और वे डिनाई द लोअर क्लास, और लोअर क्लास के लिए बहुत कुछ डिनाई हो जाता था। क्षत्रिय आल्सो रिसेंट डोमिनेट बाय द प्रिस्ट क्लास। अब क्षत्रिय भी क्या होता है कि ब्राह्मणों के द्वारा डोमिनेट हो रहे थे, तो क्षत्रिय जाहिर सी बात, जब क्षत्रिय ब्राह्मण के द्वारा डोमिनेट होगा जो कि सबका संरक्षक है, तो उस वहाँ पर क्या होगा आपको, इसीलिए तो बुद्ध जी और वो जाहिर सी बात विद्रोह करेगा, इसीलिए बुद्ध जी क्या है क्षत्रिय और आपका महावीर भी दोनों क्षत्रिय। ये अभी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या शुड नोट टू विद बोथ बुद्धा एंड महावीर क्षत्रिय ओरिजिन। यानी ब्राह्मण अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इतना कम्प्लीट कर दिया कि क्षत्रिय भी परेशान हो गए, राजा भी परेशान हो गए। ग्रोथ ट्रेड लीड टू द इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। अब जब आयरन आ गया, आयरन आने के बाद जब बिजनेस जब बढ़ने लगा तो क्या होगा कि वैश्य कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो गया। इंप्रूव होने के बाद क्या हुआ कि अब ये सोसाइटी से दूर होना चाहते थे, मतलब कि ये जो रूल, अब ये पैसा कमा रहे हैं, वैश्य क्या है, पैसा कमा रहे हैं चपक के अपना, और उसमें पंडित जी आके कोई ना कोई नियम बना के पैसा लूट ले रहे हैं, पैसा बढ़ा दे रहे हैं पूजा पाठ कराने के नाम पर, धर्म के नाम पर। तब यहाँ पर ये सोचेगा कि यार हमारा पैसा इतना मेहनत से कमा रहा हूँ, इसका कुछ किया जाए ताकि हमारा पैसा बचे। तब ये क्या करेंगे, तब ये विद्रोह करेंगे, और क्या इसका लाभ, इसको अब यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का इसका इनको अच्छा लगेगा, लोग उसमें जाकर जुड़ेंगे, तब यहाँ से बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक्सपेंशन होगा। ठीक, तो 2-3 रीजन आपको याद होना चाहिए। ठीक, कोई समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, ठीक ना, क्लियरिटी कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर राइटर ये बोल रहा है कि जब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का राइज होने का रीजन क्या है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का राइज होने का रीजन यहाँ राइटर 3 दे रहा है, 3 रीजन दे रहा है। पहला ये राइटर ये बोल रहा है कि यहाँ पर रिलीजियस में अनरेस्ट था। अनरेस्ट क्यों था, रिलीजियस फैक्टर के बारे में बोल रहा है, सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर, 3 फैक्टर के बारे में तो बोला कि रिलीजियस अनरेस्ट था। रिलीजियस अनरेस्ट इसलिए था कि यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आता था, जो संस्कृत भाषा थी उन लोगों को, कॉमन पीपल को समझ नहीं आता था, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, और रिचुअल और जो सेक्रीफाइस था वो बहुत कॉस्टली हो गया था। ठीक, अब सोशल फैक्टर में यहाँ पर ये बताता है कि सोशल फैक्टर यह होता है कि जो रिजिड कास्ट सिस्टम था, बहुत रिजिड होने के कारण लोगों में हीन भावना, लोगों में एक टेंशन आ गया था, बड़ा अपने को बड़ा करता था, छोटा छोटा करता था, अनटचेबिलिटी आ गई थी। अनटचेबिलिटी राइज होगी तो क्या नीचे वाले को, जो उसमें लोअर कास्ट था, उसको जाहिर सी बात है उसको बेकार लगेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये सोशल इकोनॉमी में क्या होगा, तो एक नया वर्ग जो आयरन के खोजने के बाद जब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो गई वैदिक पीपल के लोग, तो उस समय क्या हुआ कि
जो एक नया जो वैश्य वर्ग था उनका एक ट्रेडिंग वो बिजनेस करते थे, तो बिजनेस के कारण उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। प्रॉफिट और जब बढ़ने लगा तो प्रॉफिट बढ़ने लगा तो वो नहीं चाहते थे कि अपना प्रॉफिट जो है बिना मतलब का गंवाएं। तो ब्राह्मण क्या करते थे कि उनको कंट्रोल करना चाहते थे, उन पैसा लेना चाहते थे, उनको बुलवा के जैसे भी उन थोप के, तो वो उसका विरोध किए। और विरोध क्या किए, वो धीरे से अपना निकल गए। और इतना ही नहीं, एक चौथा रीजन कि उस समय जो राजा जो क्षत्रिय वर्ग थे उनको भी कंट्रोल करना चाहते थे ब्राह्मण लोग। अब क्षत्रियों को कंट्रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है जो जो सबको रक्षा प्रदान कर रहा है तो उसको अगर कंट्रोल करना चाहेंगे ब्राह्मण पृष्ठी क्लास के लोग, तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है वो उनसे बाहर निकलना चाहेगा, वो प्रेशर में काम नहीं करना चाहेगा। तो प्रेशर में नहीं काम, इसी यही रीजन है कि यहाँ पर आपको देखेंगे कि बुद्ध और क्षत्रिय, बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय क्लैन से निकलते हैं, इनका ओरिजिन क्षत्रिय है। ठीक, तो ये 3-4 जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जैनिज्म, जैनिज्म में राइटर लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर के बारे में बताया। तो महावीर जी का बोल रहा है, राइटर बोल रहा है कि इनका जो कार्यकाल, इनका जो टाइम पीरियड है 539 से लेकर 469 तक है, 469 तक का। बुद्ध जी का कितना है, तो 563 से लेके 483। तो बुद्ध जी इनसे क्या है, बड़े हो गए, यानी बुद्ध जी इनसे बड़े हैं। इनका जन्म देखिए 540 के आसपास, इनका 560 के आसपास हुआ है, तो बुद्ध जी 20 साल बड़े हैं। ठीक, लेकिन जो जैन धर्म है ये बौद्ध धर्म से पुराना है। परीक्षा में कई बार पूछा गया कि जैन धर्म पुराना है कि बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म पुराना है, क्योंकि ये जो वर्धमान महावीर हैं, वर्धमान महावीर जी हैं, ये 24वां नंबर के जैन धर्म के तीर्थकार हैं। ठीक, तो ये दिमाग में रहे। इनके 23 पहले रह चुके हैं, 23 पहले रह चुके हैं, तो 23 जब पहले रह चुके हैं तो आपके दिमाग में तो 24वां है। और इन्होंने क्या हुआ, बौद्ध धर्म को बहुत, जैन धर्म को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडन करवाएं। ठीक, तो इसलिए आप जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैन धर्म पहले है कि बौद्ध धर्म, तो आप जैन धर्म को ही ऑप्शन को लेके चलेंगे, बौद्ध धर्म बाद में। जबकि अब महावीर और जैन, महावीर पहले हैं, उनका क्रोनोलॉजी महावीर और बुद्ध में पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध में, तो गौतम बुद्ध पहले हैं। ठीक, इतना ही दिमाग में रहे। वर्धमान महावीर was the 24th Tirthakar of the Jain tradition. He was born at the Kunda Gram near the Vaisali to the Kshatriya parents Siddharth and Trisla. महावीर जी जो थे वो 24 नंबर के तीर्थकार थे जैन ट्रेडिशन का, और इनके जन्म जो हुआ था वो कुंडा ग्राम में हुआ था, वैशाली के। और ये क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ही मैरिड यशोदा एंड गिव बर्थ डॉटर, और ये यशोदा से इनका जन्म विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और एक डॉटर को जन्म दिए थे। एट द एज ऑफ 13 ही बिकम द एसेंटिक एंड वेंडर्ड 12 ईयर, यानी ये 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, और 12 साल के बाद 12 साल तक इन्होंने इधर उधर भ्रमण किया। इन द 13 ईयर्स हीज पिनेंसी ही अटेंड द हाइएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड केवल गना। तो ये 13वें साल में इन्होंने बहुत कठिनाई के साथ इन्होंने एक स्पिरिचुअल, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त किया, जिसको केवल गना कहा जाता है। केवल गना, तो ये याद होना चाहिए। केवल गना क्या है, तो जैनिज्म से रिलेटेड है। और इसमें क्या हुआ कि इनको ही अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज को केवल गना बोला गया है। ठीक, देयर आफ्टर ही वाज कॉल्ड महावीर एंड जिना। अब ये जब ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज पा गए, केवल गना बन गए, तो उसके बाद इनको महावीर कहा गया और इनको जीना भी कहा गया। हीज फॉलोअर कॉल्ड जैन एंड हीज रिलीजियस जैनिज्म। अब इनके फॉलोअर को जैन कहा गया और रिलीजियस जो था उसको जैनिज्म कहा गया। ही प्रीचेड हीज डॉक्ट्रिन फॉर द 13 ईयर एंड डाई एट द एज ऑफ 72 पावा नियर द राजगिरी। तो राजगिरी के पास इनकी मृत्यु हो गई, जहाँ पर पावा जो जगह थी वो राजगिरी के पास में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, और ये 72 साल की एज में डेथ हुए। और ये 30 साल तक अपने डॉक्ट्रिन को चारों तरफ, अपने सिद्धांतों को चारों तरफ फैलाए। ठीक, अब इनका टीचिंग क्या था, महावीर जी का टीचिंग क्या था, तो महावीर जी के जो टीचिंग को द 3 प्रिंसिपल ऑफ द जैनिज्म नो एज द 3 रत्ना, 3 जेम,
तो जो महावीर जी के जो 3 प्रिंसिपल थे जैनिज्म के, उसको त्रिरत्ना भी कहा गया या 3 जेम भी कहा गया है। और ये क्या थे? तो राइट पथ यानी सही रास्ता होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए, राइट नॉलेज, नॉलेज सही होना चाहिए, राइट कंडक्ट, सही तरह से उसको कंडक्ट यानी एक्शन सही होना चाहिए। तो राइट पथ, राइट नॉलेज, और जो नॉलेज मिलेगा उस पर सही तरह से एक्शन होना चाहिए। द राइट पथ इज द बिलीव इन द टीचिंग ऑफ एंड विजडम ऑफ द महावीर। राइट नॉलेज इज द एक्सेप्टेंस द थ्योरी एट द देयर इज नो गॉड, there is no God, and the world has been existed without the creator and all object possess as soul। यानी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि राइट नॉलेज यही है कि यहाँ पर कोई भगवान नहीं है और जितने भी और कोई क्रिएटर नहीं है, और जितने भी हैं सोल जो आत्मा हैं, सभी ऑब्जेक्ट में, सभी वस्तुओं में आत्माएं हैं, और सभी वस्तुओं में जो आत्माएं हैं, तो इसीलिए ये क्या करते थे कि किसी को भी, अब ये यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध जैन जी गॉड में बिलीव मानते थे, तो गॉड में ये बिलीव नहीं मानते थे और ये क्रिएटर में भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन यह आत्मा पर विश्वास करते थे और ये कहते थे कि सभी ऑब्जेक्ट में आत्मा है। इसीलिए लोग क्या है कि हल खेती करना भी छोड़ दिए ताकि किसी आत्मा को कष्ट ना हो। अहिंसा परमो धर्म। अब राइट कंडक्ट राइट कंडक्ट में 5 ग्रेट, राइट कंडक्ट रेफर टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 ग्रेट वो। तो 5 ग्रेट इन्होंने राइट कंडक्ट कैसे करना है, तो ये बताएं कि 5 तरीके से राइट आप कंडक्ट कर सकते हैं। नो नॉट इंजूरियस टू लाइफ, किसी के लाइफ को आप इंजूरी न करें, मतलब कि अहिंसा को अपनाइए, अहिंसा को अपनाइए, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी भी इसी को बोलते थे, बुद्ध जी भी अहिंसा को ही बोले हैं। नॉट लाई, झूठ नहीं बोलना है। नॉट स्टील, किसी से चोरी नहीं करना है। नॉट एक्वायर द प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करना है। नॉट लीड टू इमोरल लाइफ भी नहीं करना है। आपके जीवन में नैतिक होना चाहिए, नैतिक जीवन जीना है। ठीक, तो ये 5 इनके ऑब्जर्वेशन है जिसके द्वारा आप राइट कंडक्ट कर सकते हैं। बोथ द clergy and layman had the strictly follow doctrine of अहिंसा का डॉक्ट्रिन क्लियरली फॉलो करना है। महावीर रिगार्ड ऑल ऑब्जेक्ट बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेटेड हैव द साउल वेरियस डिग्री ऑफ द कॉन्शियसनेस मतलब आत्मगहन करना, आत्मसार करने से, आत्मज्ञान से आपको साउल का तरह से हर प्रकार की आत्मा जो है सभी में पाई जाती है, चाहे इनमेंट हो, चाहे एनिमेट हो, चाहे इनिमेट हो। They possess life and feel pain when they are injured. Mahavir reject the authority of Veda and object to the Vedic ritual। अब खुद सोचिए कि जब ये क्षत्रिय थे और जो वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, जो वेद के कारण चाहे उपनिषद के कारण जो भी प्रॉब्लम रिलीजियस में आई, मतलब कि उसमें इनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, तो उसको ये सीधे रिजेक्ट कर देते हैं कि जो वेदा में लिखा गया है वो उस अथॉरिटी को पूरा रिजेक्ट करते हैं और ये वैदिक रिचुअल को भी नहीं मानते हैं। ठीक, उसमें बहुत सारा कुरीतियाँ आ जाती हैं। ही एडवोकेट द वेरी होली एंड इथिकल कोड ऑफ द लाइफ। इवन प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर वाज कंसिडर द सिनफुल एट इज द कॉज इंजूरियर टू अर्थ एंड वार्म एनिमल। सोचिए ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को भी बैन कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं ये भी एक पाप है, क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे जो वार्म एनिमल हैं उनको हम मार देते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका मूल यही था अहिंसा परमो धर्म। सिमिलरली द डॉक्ट्रिन ऑफ द एसेंटिसिज्म एंड रिनाउंसिएशन वाज आल्सो कैरीड टू एक्सट्रीमली लेंथ बाय द प्रैक्टिस ऑफ द स्टारवेशन, न्यूडली एंड अदर फॉर्म ऑफ द सेल्फ टॉर्चर। और इसमें क्या है, इसी डॉक्ट्रिन का इन्होंने कहा कि आप इनका जैनिज्म में क्या होगा कि इसमें आपको सल्वेशन अगर प्राप्त करना है तो एकदम सेल्फ अपना कीजिए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉर्चर के फॉर्म में ये उभर के आया। स्पीड ऑफ जैनिज्म, और यही बाद में इनका डिक्लाइन का रीज़न भाई इतना कठोर हो जाता है कि लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। बाद में इसका डिक्लाइन का रीज़न यही बनता है कि भाई अब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, आप सल्वेशन पाना है तो आपको मोक्ष पाना है तो आप अब सेल्फ टार्चर कीजिए। तो कि नहीं, अब यहाँ पर बुद्ध जी आएंगे तो बुद्ध जी कहेंगे सेल्फ टार्चर नहीं, मध्यम मार्ग की बात करेंगे, तो लोग उधर की तरफ चले जाएंगे और बुद्ध जी का ज़्यादा स्पेंड होगा इनके कंपेयर में। स्पीड ऑफ जैनिज्म का जो स्प्रीड हुआ था
महावीर ऑर्गेनाइज द संघा टू स्प्रेड ही टेक्निक। महावीर जी ने संघ का ऑर्गेनाइज किया अपने टेक्निक को, अपने टीचिंग को चारों तरफ फैलाने के लिए। ही एडमिट द बोथ मैन एंड वुमन इन संघा, मैन और वुमन दोनों को, जबकि बुद्ध जी में वुमन को नहीं था। ठीक, विच कंसिस्ट ऑफ द बोथ मोंक एंड ले फॉलोअर, पूरा कंसिस्ट है कि मोंक और जो उसके फॉलोअर दोनों लोग इसको फॉलो करें। द रैपिड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म वाज द ड्यू टू डेडिकेटेड वर्क ऑफ द मेंबर ऑफ द संघा। और बहुत तेजी से जैनिज्म का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, क्यों कि संघ के लोग बहुत मेंबर जो संघ के थे वो डेडिकेटेड वर्क करते थे। इट स्प्रीड रैपिडली वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में कर्नाटक वेस्टर्न इंडिया और कर्नाटक की तरफ बहुत तेजी से। चंद्रगुप्त मौर्य खारवेला ऑफ कलिंगा, द रॉयल डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया मच सच एज गंगा, कदम्बा, चालुक्य और राष्ट्रकूटा पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म। तो आप यहाँ से यह भी देख सकते हैं कि जब जैनिज्म बढ़ाया जाता उसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे पाटलिपुत्र में, कलिंगा खारवेला कलिंगा में थे, और साउथ इंडिया में जाते हैं तो गंगा कदम्बा कर्नाटक वाला और ईस्टर्न घाट के पास आपका ये गंगा मिलेंगे, चालुक्य मिलेंगे और राष्ट्रकूटा ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। बाय एंड ऑफ द फोर्थ सेंचुरी इंड तक, जब फोर्थ सेंचुरी का लास्ट आता है, देयर वाज ए सीरियस फेमाइन ऑफ गंगा वाले रीजन में बहुत ज़्यादा फेमाइन, मतलब कि मगध वाले रीजन में। मैनी जैन मोंक जो थे, जैन के बहुत सारे मोंक थे, लीड बाय भद्रबाहु के द्वारा जो लीड किया गया था। एंड चंद्रगुप्त मौर्य कम टू सरवन बेलगोला कर्नाटक की तरफ, जो गंगा वाला एरिया में जब फेमाइन आ गया तो लोग क्या किए कि वहाँ से भद्रबाहु जो जैन मुनि थे भद्रबाहु, उनके साथ चंद्रगुप्त भी क्या सरवन बेलगोला में आ गए कर्नाटका में। और यहाँ पर एक सरवन बेलगोला में जैन जी का बहुत बड़ा प्रतिमा भी है, ठीक ना। दो जू स्टे बैक इन द नॉर्थ इंडिया, जो इंडिया के नॉर्थ इंडिया में हुआ, यानी कुछ लोग आ गए, कुछ लोग वहीं अपना गंगा वैली में रहे। हु लेड द मोक नेम द स्थल बाहु, वो स्थल बाहु के गुट में रहे। हु चेंज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मोंक, और स्थल बाहु क्या किया कि अपना कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर दिया। दिस लीड टू डिवीजन ऑफ द जैनिज्म टू सेक्ट, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जब यहाँ पर राइटर ये कहना चाहा कि गंगा वैली में जब फेमाइन आ गया तो जैन के दो ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप जो था उसका लीड करने वाले भद्रबाहु थे, और दूसरा ग्रुप जो था स्थूलबाहु। तो इस भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों के साथ और चंद्रगुप्त के साथ सरवन बेलगोला कर्नाटक में आ गए, लेकिन स्थूलबाहु अपना वहीं गंगा वैली वाले रीजन में रहे, और उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए चेंज किया कि उनको अब फेमाइन आ गया तो भिक्षा मांगना पड़ा, और सोसाइटी के अंदर जाना था, नंगा पुंगा रह नहीं सकते हैं, तो ये लोग क्या किए, कपड़ा पहनने लगे, श्वेत कपड़ा। स्थूलबाहु श्वेत कपड़ा, इनके अनुयायी श्वेत कपड़ा पहनने लगे, तो इनको श्वेतांबर बनाए। यहाँ पे याद कर सकते हैं नेम आराम से, इनका शुरुआत होता है यश से और श्वेतांबर भी यश से। तो स्थूलबाहु के जो ग्रुप है वो श्वेतांबर कहलाते हैं। और दिगंबर अंबर माने क्या होता है, आकाश। तो ये आकाश को ओढ़ के रहते थे, मतलब आकाश को ही कपड़ा मानते हैं। स्काई क्लेड नंगे पुंगे रहते थे, ठीक। तो यहाँ पर दो ब्रांच टूट जाता है। तो यहाँ पर दो ब्रांच टूटने का रीजन एक गंगा फेमाइन है। परीक्षा में अगर पूछ दिया कि किस लिए टूट गया तो आपको याद होना रीजन गंगा फेमाइन। अगर गंगा फेमाइन नहीं हुआ तो गंगा वैली में अगर फेमाइन नहीं आई होती तो अकाल नहीं आया होता तो ये शायद ऐसी घटना न होती, न ये टूटता। नेक्स्ट, फर्स्ट जैन काउंसिल कन्वेड इन द पाटलिपुत्र बाय द स्थूलबाहु। अब स्थूलबाहु क्या हुआ कि पहला जैन काउंसिल किया। ही लीडर ऑफ द दिगंबराज इन द बिगिनिंग इन 3rd century BC। और स्थूलबाहु जो है अपना क्या किया, 3rd century की BC में जैन काउंसिल किया पटना में। सेकेंड काउंसिल वाज हेल्ड एट बल्लभी इन 5th century AD। 5th century AD के टाइम ये सेकेंड काउंसिल बल्लभी में किया गया। द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द जैनी लिटरेचर कॉल्ड 12 अंगा वाज कंपाइल्ड। सेकेंड जब काउंसिल हुआ तो उसमें 12 अंगा के नाम से जैन लिटरेचर का कंपाइलेशन किया गया। तो ये आपको इतना पॉइंट इसमें याद होना चाहिए। राइटर यही बताना चाह रहा है कि यहाँ पर पहले तो काउंसिल का जिक्र किया, फिर इसका फेमाइन का जिक्र किया है, ठीक। अब उसके बाद बुद्ध जी के बारे में आते हैं। तो बुद्ध जी को बोल रहा है कि इन बुद्धिज्म तो लाइफ ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पर बहुत सारी किताबों में ये जो है 5, 6, 7 लिखा गया है, बहुत सी किताब में आपको मिलता है। NCERT में 5, 6, 3 बोला गया है, और यहाँ पर भी बोला गया है वही 4, 8, 3।
तो ये थोड़ा सा इनका टाइम पीरियड में कन्फ्यूजन है, तो उतना नहीं है, थोड़ा बहुत 5-6 साल का अंतर रहता है तो रहता है। ठीक, अब यहाँ पर गौतम सिद्धार्थवाद फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, गौतम जी बुद्धिज्म के सिद्धार्थ फाउंडर थे। वाज बॉर्न इन 567 BC इन लुम्बिनी गार्डन नियर कपिल वस्तु। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु। तो इनके जन्म को किससे दिखाया जाता है? जन्म को लोटस फूल से। इच फादर शुद्धोधन, इनके फादर जो शुद्धोधन थे, इनके फादर शुद्धोधन थे। अब द क्ले शक्या क्लैन के थे, इनके फादर जो शक्या क्लैन के। माता का नाम महादेवी, माँ शुद्धोधन पिता का नाम, माता का नाम महादेवी। और जैन जी के जो महावीर जैन थे, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला। हिज मदर डाई इन चाइल्ड बर्थ, जब इनका जन्म हुआ तो उस समय इनकी डेथ हो गया इनके माता जी का। तो इनको ब्राट अप हिज आंटी प्रजापति गौतमी, तो गौतमी जो थी इनकी आंटी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। 16 इज मैरिड, अब ये शादी कर लेते हैं यशोधरा से। ठीक, अब यशोधरा इनके पत्नी का नाम है। जैन जी के पत्नी का, महावीर जी के पत्नी का नाम अगर देखा जाए तो उनका पत्नी का नाम भी क्या था? यशोदा था, पत्नी का नाम यशोदा। लगभग सिमिलर नाम है, ठीक ना। पत्नी का नाम यशोदा और यशोधरा, ये जरूरी है याद करना। यशोदा का यशोधरा दोनों जी का सेम है, बस यशोदा यशोधरा। ठीक, यशोदा कृष्ण जी के माता का नाम था। ठीक, यशोधरा यशोदा। अब इनके पुत्र का जन्म भी हुआ, उनका नाम था राहुल। ठीक, याद होना चाहिए। अब बुद्ध जी के साथ घटनाएं घटी, 4 घटनाएं घटती है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या देखते हैं, तो दिस साइट ऑफ द ओल्ड मैन, ए डिसेस मैन यानी बीमार वाला आदमी, ए कॉर्प ऑफ द एसेंटिक टर्न हिज अवे फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ। अब ये बूढ़ा आदमी और बीमार आदमी को देख के अब इनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि नहीं, एक मुर्दा को भी देखते हैं, उसके बाद एक साधु को भी देखते हैं। 4 घटनाएं होती हैं। ही लेफ्ट द एट द होम ही लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ 29 साल के एज में इन्होंने घर छोड़ दिया। ही सर्च ऑफ द ट्रूथ सर्च करने में। और जिस घोड़े से गए, अब घोड़ा से जाते हैं तो घोड़ा से जाते हैं, उस घोड़े का नाम कंटक है। और जब घर छोड़ते हैं उसको महानिष्क्रमण कहा गया है। He wandered for the 7 years and met the several teachers but could not get the enlightenment। अब ये 7 साल तक अपने टीचर को खोजने में, बहुत सारे टीचर को खोजे, लेकिन कोई भी टीचर इनको संतुष्ट नहीं कर पाया। अब ये फिर अपने आप ही सर्च करने लगे विदाउट द टीचर। अलार कलमा इनके फर्स्ट टीचर थे, याद रहे, अलार कलमा। ही एट लीस्ट इज सेट द अंडर द बोधि ट्री, पीपल का ट्री है, बोधि ट्री बोला गया, उसी के अंदर बोध गया में बैठते हैं। और इनको ही डिड इंटेंशन द पेनांसी आफ्टर ही गाट द इनलाइटमेंट निर्वाणा। अब इनलाइटमेंट को निर्वाणा एज ऑफ 35। सिंस दे ही बिकम द नो द बुद्धा, जब इनको इनलाइटमेंट मिल जाता है तो इनको बुद्धा बोला गया। ठीक, अब सिद्धार्थ से ये बुद्ध बन गए। इनलाइटमेंट 1, ही डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमनी सारनाथ नियर द बनारस। अभी अपना जब ज्ञान प्राप्त, ज्ञान किसी को बताएंगे तो वो बताने के लिए सारनाथ आते हैं। अब बुद्ध सोचे गया से सारनाथ आते हैं और अपने शिष्यों को बताते हैं। फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर ही लीड टू लाइफ एंड प्रीच फॉर द, यानी अपने जो ज्ञान था उसको चारों तरफ फैलाते हैं। और डाई एट एज ऑफ 80 के साल में ये कुशीनारा के पास इनका डेथ हो जाता है, जिसको हम जो मरते हैं तो उनको हम बोला गया है महापरिनिर्वाण बोला गया है। ठीक, तो ये बहुत सारा पूछता है परीक्षाएं बार बार, तो याद होना चाहिए महापरिनिर्वाण। और उनके घोड़े का नाम कंटक घोड़े का नाम था जिसके निकलते हैं। तो जब भी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि उसका सिंबल किससे है, तो घोड़ा हर्ष दे देगा, और पूछेगा किससे है तो हर्ष किससे है, तो महानिष्क्रमण यानी घर त्याग। ठीक, अभी इनका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्प्लेस ऑफ द बुद्धा जो है सारी पुत्रा, मंगोलन, आनंद, कश्यपा, उपाली, ये इनके मोस्ट शिष्य थे, इम्पोर्टेंट शिष्य थे।
King like Prasenjit of the Kosala, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु ऑफ मगधा। अब प्रसन्नजीत जो कौशल का राजा था और बिम्बिसार जो और अजातशत्रु जो मगध के राजा थे, इन्होंने इनके डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया और बिकम द इनके शिष्य बन गए। बुद्धा इन हिज लाइफ टाइम स्प्रेड द मैसेज फार वाइड इन द नॉर्थ इंडिया, विजिट लाइक प्लेस। अब यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन से जगह पर आए, तो बनारस, राजगीर, वैशाली, नालंदा और पाटलिपुत्र। इतने जगह पर इन्होंने अपना नॉलेज को स्प्रेड बताने के लिए, अपने धर्म के बारे में जो उनको नॉलेज प्राप्त हुआ था उसको बताने के लिए इन जगहों पर ये घूमते हैं, जाते हैं। तो बनारस जाते हैं, राजगीर जाते हैं, श्रावस्ती जाते हैं, वैशाली जाते हैं, नालंदा जाते हैं, अब पाली ग्राम जाते हैं। He should note that he did not involve himself in the fruitless controversy। अब ये fruitless controversy में अपने आप को कभी नहीं डालते हैं। मेटाफिजिक्स क्वेश्चन, जैसे मेटाफिजिक्स क्वेश्चन में कभी नहीं जाते हैं। ये गॉड के बारे में नहीं पसंद करते हैं बोलना। साउल और कर्मा, रीबर्थ, ईटीसी में ही सब में कंट्रोवर्सी में नहीं जाना जाते हैं। ठीक, ये गॉड पर साइलेंट रहते हैं। साउल को आत्मा के बारे में बोलते हैं, कर्म के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन रीबर्थ के बारे में भी बोलते हैं कि रीबर्थ होता है बार बार। ठीक, ही कंसर्न हिमसेल्फ विथ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग द मैन। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान अपना कंसंट्रेट करते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये गॉड एग्जिस्ट है नहीं एग्जिस्ट है उस पर ये साइलेंट है, जबकि जैन धर्म बोल देता है कि गॉड नहीं है। टीचिंग, तो बुद्ध जी 4 टीचिंग बताएं। बुद्ध जी का टीचिंग 4 नोबल ट्रुथ बोला गया है। ठीक, पहला नोबल ट्रुथ है वर्ल्ड इज फुल सफरिंग। जो संसार है दुख का कारण है, दुख का कारण है संसार। पहला, संसार दुख का कारण है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। सेकेंड बोलते हैं कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, यानी दुख का कारण क्या है? इच्छा, लालच। सेकेंड, थर्ड बोलते हैं इफ डिजायर आर गेट राइट ऑफ सफरिंग कैन बी रिमूव। कहते हैं कि अगर डिजायर, इच्छा पर अगर कंट्रोल कर लें तो हम दुख से दूर हो जाएंगे। दुख का निवारण बताते हैं। ठीक, पहले में बोलते हैं दुनिया दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? डिजायर है। अब बोलते हैं कि डिजायर को कैसे अगर डिजायर को, दुख को कैसे ख़त्म किया जाए, तो दुख खत्म करने के लिए आप डिजायर पर कंट्रोल कीजिए, इच्छाओं पर, मन पर कंट्रोल कीजिए। और इस मन पर कंट्रोल करने के लिए दिस कैन बी डन बाय द फॉलो 8 फोल्ड पथ फॉलो करने को बोलते हैं। 8 को बताते हैं, इस 8 को फॉलो कीजिए, आपके अंदर क्या हो जाएगा? डिजायर खत्म हो जाएगा। डिजायर खत्म तो आप, लालच ही नहीं रहेगी तो आप दुख ही नहीं होगा, सफ़र ही नहीं करेंगे। जैसे आप तैयारी करेंगे एग्जाम की, अगर आपका इच्छा खत्म हो जाए कि हमको तैयारी नहीं करना, हमको नहीं कुछ करना नहीं है तैयारी, तो आपका अब जो रात दिन पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई का कष्ट है ना, वो कष्ट खत्म। बस यही 8 फोल्ड पथ में क्या बोल रहे हैं? तो द 8 फोल्ड पथ कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट क्या है? राइट व्यू, सही देखो। राइट रिसॉल्व, सही एक्शन लो। राइट स्पीक, सही बोलो। राइट कंडक्ट, एक्शन सही लो, कंडक्ट सही से करो। राइट रिसॉल्व, उसका सही सोल्यूशन होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, जीवन अपना सही तरीके से जियो, बेईमानी से नहीं जीना है। राइट इफोर्ट, सही इफोर्ट कियो, नकल मार के एग्जाम पास नहीं होना है, पैसा दे के नहीं करना है पास एग्जाम। राइट इफोर्ट, सही इफोर्ट होना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, दिमाग सही होना चाहिए, ये ना कि नशा पत्ती खा के या पड़े हो, ठीक, उल्टा पुल्टा सोच रहे हो। राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा? मेडिटेशन। ठीक, इसलिए बुद्ध जी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते थे। बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड नॉट रिजेक्ट द एग्जिस्ट ऑफ गॉड, ये याद रहे। बुद्ध जी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे आंसर की में गलती मिलता है। अभी हम हल कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हल कर रहे हैं उसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा, उसमें कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो मैं देखा हूँ कि उसमें गलत सॉल्यूशन दिया गया है। बुद्ध गॉड को ये एक्सेप्ट करवा दें, जबकि यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गॉड ना तो रिजेक्ट करते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं, साइलेंट हो जाते हैं। आप इसको देखने के बाद या पढ़ने के बाद इसको आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएंगे। अब उसका क्वेश्चन पेपर हल करने का हम लोग सीरीज कर रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं।
प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, जिसमें हम लोग 33 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, एशियंट हिस्ट्री का चल रहा है। आप उसमें आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है उस टॉपिक को आप देखिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे। इसीलिए बोला तमिलनाडु बुक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, और थोड़ा सा इसमें अपना अगर समझदारी को रखें और थोड़ा सा इसका कंक्लूजन और बिटवीन द लाइन क्या बोल रहा है राइटर उसको ध्यान दें, तो हमको बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट भी मिलते हैं। ही लेट द ग्रेट इम्पेसाइज ऑफ द लॉ ऑफ द कर्मा, कर्मा को एक बहुत ज़्यादा ही बल देते हैं। गीता में कृष्ण जी भी कर्म को बहुत ज़्यादा बल दिए, कर्मणा अधिकस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ठीक, तो ही आर्गू दैट द कंडीशन ऑफ द मैन लाइफ डिपेंड अपॉन हिज ओन डीड, यानी कर्म जो आप किए हैं उसी पर आपका लाइफ डिपेंड करेगा। ये नहीं कि आप कर्म नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि हमको कुछ मिल जाए, तो नहीं, कर्म के बिना कुछ नहीं होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। ही थॉट दैट द साउल डज नॉट एग्जिस्ट, ये थॉट करते हैं कि साउल आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती है। हाउ एवर ही एम्फेसाइज अहिंसा, फिर भी ये अहिंसा को करते हैं, अहिंसा परमो धर्म की तरफ जाते हैं। बाय हिज लव फॉर द ह्यूमन बींग एंड ऑल द लिविंग क्रिएचर, यानी सभी लिविंग बींग और ह्यूमन बींग को लव करो। ही इंडेड हिमसेल्फ ऑल, इंडेड हिमसेल्फ टू ऑल, इवन अंडर द ग्रेवेस्ट provocation of he did not show the least anger and hater, and instead conquered everyone with the help and love and compassion। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप तुरंत हेट करके, गुस्सा करके आप किसी को नहीं, आप किसी को अगर आप किसी को कंकॉर्ड करना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, तो प्यार ही, लव ही काफ़ी है। ठीक, बुद्ध जी यहाँ तक बोलते हैं कि पावर और लव में डिफाइन कहते हैं किसी को जीतने के लिए लव ही काफ़ी है, प्यार ही काफ़ी है। लेकिन पावर क्या है? पावर किसी का अत्याचार करने के लिए होता है, टॉर्चर करने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। हिज रिलीजियस वाद आइडेंटिटी विद मोरलिटी, इनका जो रिलीजियस है मोरलिटी बेस है। इट इम्प्लीफाइज द प्योरिटी ऑफ द थाट, यानी थाट में आपकी शुद्धता होना चाहिए, सोच में, वर्ड एंड डिड। He was the rationalist of the try to expand and think in the light of the reason, not the basis of the blind। यानी रीजन के साथ आप कोई भी आप काम करो, कोई भी आपका सोच हो, उसका रीजन होना चाहिए, ना कि आंख बंद करके विश्वास कर लो, नहीं। ही thought he did not make the direct attack on the caste system, ये कास्ट सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं, कास्ट सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। ही वॉज अगेन द एनी सोशल डिस्टिंक्शन एंड थ्री ओपन इज द ऑर्डर टू ऑल, यानी कास्ट सिस्टम पर नहीं करते हैं। ठीक, और ये सोशल में सोसाइटी के जितने भी नॉर्म हैं उन उसको डिस्ट्रिक्शन में ये सीधे आग थ्रो कर देते हैं। देयर फॉर बुद्धिज्म वाज मोर सोशल दैन द रिलीजियस रिवोल्यूशन। द बुद्धिज्म क्या था? एक तरह से सोशल रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, ये सोशल मूवमेंट था, एक तरह से कहा जाए सोशल रिफॉर्म था, रिलीजियस नहीं। टाट द कोड ऑफ द प्रैक्टिस इथिकल, ये प्रैक्टिस क्या करता? इथिकल ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर सीधे कास्ट सिस्टम पर वार कर रहे हैं। अगर यहाँ से अगर देखा जाए परीक्षा में पूछ दे तो ये कास्ट सिस्टम पर कर रहे हैं कि नहीं वार, यहाँ पर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कास्ट सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करके क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि ये कास्ट सिस्टम पर डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। तो ये स्प्रिट ऑफ द बुद्धा, बुद्धिज्म का कैसे स्प्रिट होता है उसके बारे में। बुद्धिज्म का स्प्रिट करने के लिए बुद्धा हैड टू काइंड ऑफ डिसिप्लेस दो काइंड के थे, इनके शिष्य दो काइंड के। मोंक भिक्षुक जो भिक्षा मांगते थे, एक वर्शिप उपासक, यानी इनमें जो शिष्य थे वो दो ब्रांच में थे। पहला मोंक थे जो भिक्षा मांगते थे, एक उपासक थे खाली चुपचाप बैठ के पूजा करते थे। द मोंक हुए ऑर्गेनाइज इनटू द संघा, मोंक को संघा में डिवाइड कर दिया गया था, किसमें? संघा में। फॉर द पर्पज ऑफ स्प्रेडिंग द टेक्निक। अब मोंक जो है भिक्षा मांगने जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो क्या उनको बताएंगे कि तुम ये करो, तो इसलिए इनको कहा गया कि भाई तुम जो टीचिंग है उसको स्प्रेड करो। द मेंबरशिप टू ओपन ऑल द पर्सन मेल और फीमेल विदाउट एनी कास्ट रिस्ट्रिक्शन, मेल और फीमेल सबके लिए ओपन था, लेकिन शुरुआत में फीमेल के लिए नहीं था। पहली फीमेल मेंबर जो बनती है इनकी संघ की, तो वो इनकी मौसी बनती है, गौतमी पुत्र प्रजापति गौतमी। देयर वाज ए स्पेशल कोड नॉन रिस्ट्रिक्शन देयर द रेसिडेंशियल एंड मोमेंट, स्पेशल कोड था यहाँ पर। ठीक, सारीपुत्ता मंगोलन अनंदा वेयर द सम ऑफ द फेमस मोंक,
ये मोंक थे। मोंक क्या, भिक्षुक थे। संघा वाज गवर्न ऑन द डॉक्ट्रिन लाइन एंड एम्पावर विथ इन्फोर्स ऑफ डिसिप्लिन एमंग द मेंबर। अब ये जो संघ था ये इनके लिए लाइन सिद्धांत बनाए गए थे, उसी सिद्धांत के अनुसार आपको काम करना है, नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यानी संघ हो चाहे मोंक हो, सबके लिए अपना रूल रेगुलेशन बनाया गया था उसी के अनुसार। और ये इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, पूरा डिसिप्लिन फोर्स था। बिना डिसिप्लिन का कोई आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक। When the organized effort made by Sangha, Buddhism made rapid प्रोग्रेस नॉर्थ इंडिया इवन ड्यूरिंग द बुद्धाज लाइफ। बुद्ध के लाइफ के टाइम में ही जो नॉर्थ इंडिया के साइड में है वहाँ पर बुद्धिज्म बहुत तेज़ी से फैल गया। मगधा, कोसला, कौशाम्बी एंड सेवरल रिपब्लिक स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया इम्ब्रेस दिस रिलीजियस। यानी सोचिए मगध, कौशाम्बी और सेवरल जितने भी रिपब्लिक थे, फुट हिल, हिमालय फुट हिल के पास जितने भी राज्य थे एकदम थे, सब क्या इनके रिलीजियस को फॉलो किए। About the 200 year after death of Buddha, the famous Mauryan Empire Ashoka embraced Buddhism। यानी इनके मरने के 2 साल के बाद अशोक जो है कलिंगा युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाता है। थ्रू हिज मिशनरी एफर्ट अशोका स्प्रेड द बुद्धिज्म इनटू वेस्ट एशिया एंड सिलोन। अब अशोका ने जब बौद्ध धर्म को तो अपना धम बनाता है, धम बनाता है, धर्म के द्वारा अपनी मिशनरी का उपयोग करता है और उसमें वेस्ट एशिया में और सिलोन श्रीलंका वाला एरिया में स्प्रेड करता है बहुत तेज़ी से। 10 लोकल रिलीजियस सेक्ट वाज ट्रांसफर इनटू वर्ल्ड रिलीजियस। अब ये क्या हुआ कि लोकल से इंडिया से ये बाहर चला गया, अब श्रीलंका चला गया, वेस्ट एशिया में चला गया। सोचिए इस समय बुद्ध जो है आपका चाइना में है, आपका देखेंगे तो आपका जापान तक है, जबकि इंडिया में डिक्लाइन हो गया है। काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, तो ये याद होना चाहिए कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड राजगृह अंडर द चेयरपर्सन ऑफ महाकश्यप जो इसके मुनि थे, उनके चेयरपर्सन उनके देख रेख में यहाँ पहला काउंसिल हुआ था राजगृह में। ये कब हुआ था? तो बुद्ध जी के तुरंत मरने के बाद। द पर्पज ऑफ द मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। इसका पर्पज ये था कि जो बुद्ध जी का टीचिंग किया गया है उसमें प्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। सेकेंड बुद्धि काउंसिल वाज कन्वे इन वैशाली अराउंड 383, वैशाली में हुआ था। और कौन कराया था अभी बताते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन करता था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड पाटलिपुत्र, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक करवाया था। मंगोली पुत्र तीसा प्रिसाइड ओवर इट। द फाइनल वर्जन ऑफ त्रिपिटका वाज कंपाइल्ड इन दिस। यानी इसमें फाइनल वर्जन त्रिपिटका का है। विनय पिटका, सुत्त पिटका, धम्म पिटका यहाँ पर बना। विनय पिटका और सुत्त पिटका दोनों तेवन सेकेंड काउंसिल में बना। द फोर्थ काउंसिल वाज कश्मीर बाय द कनिष्का अंडर द चेयरमैन वसुमित्रा जो बुद्धिस्ट मोंक थे, उनके अगुवाई में कनिष्का ने कश्मीर में अपना चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कराया। अश्वघोषा पार्टिसिपेट इन दिस काउंसिल। द न्यू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड महायाना बुद्धिज्म। अब यहाँ से बुद्धिज्म के 2 पार्ट हो गए, महायाना और हीनयाना। The Buddhist preached by the Buddha and propagated by Ashoka know the हीनयाना। अब हीनयाना जो बुद्ध जी अपना टेक्निक बताते थे और अशोक जो किया वो सब हीनयाना का आता है और यहाँ से महायाना शुरुआत हो गई। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वेयर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड सम 5 years 100 ऑफ द डेथ ऑफ बुद्धा। यानी 500 साल के बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कंपाइलेशन हुआ। दे आल्सो नो एज द त्रिपिटका नेम, सुत्त पिटका, विनय पिटका, विधम्म पिटका। दे आर रिटन इन पाली लैंग्वेज, सब पाली लैंग्वेज में लिखा गया। अब एक यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। ट्रिक ये है, राजा वैशाली पतला कुंडल पहनते हैं। ठीक, राजा वैशाली जो है पतला पहने। राजा वैशाली के जो राजा हैं इतने गरीब हो गए हैं कि वो का पतला पतला कुंडल पहनते हैं। क्या बुरी याद मिट गया। राजा
साली पतला कुंडल पहनते हैं, ठीक, पहनते नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला राजा, तो राजगृह कहाँ पर हुआ था, राजगृह, पहला काउंसिल राजगृह में। अब राजगृह कौन कराया था, तो अजातशत्रु, अजातशत्रु कराया था, ठीक। दूसरा वैशाली, वैशाली हुआ था कहाँ पर, वैशाली में हुआ था, कौन कराया था, तो काला अशोक राजा था। पाटलिपुत्र, यह क्या, पाटलिपुत्र में अशोक, ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक नया पिटका आ जाता है, धम पिटका, पहले से रहता है विनय पिटका, शुद्ध पिटका, और तीसरा आता है धम पिटका। अब ये कुंडाग्राम अब जम्मू कश्मीर कनिष्का कहता था। तो आपको ये लाइन याद होना चाहिए कि राजा वैशाली पतला कुंडल पहनते हैं, ठीक। अब कुंडलग्राम, अब यहाँ पर देखिए, अब जब कुंडाग्राम में होता है, कनिष्का करवाता है, तो उस समय अश्वघोषा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ये इनका याद होना चाहिए, अश्वघोषा पार्टिसिपेट करते हैं इस काउंसिल में, ठीक। और हीनयान वहाँ पर महायान हीनयान कहानी हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों इसका डिक्लाइन हुआ। द रिवेल ऑफ द ब्राह्मणिज्म एंड द राइज ऑफ भगवतिज्म लीड टू द फॉल ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ द बुद्धिज्म। अब सोचिए ब्राह्मणिज्म में अब क्या रिवाइव किया है, जो ब्राह्मणिज्म था उसमें सोचिए, अब ब्राह्मणों ने बैठ के सोचा कि अब क्या करें कि इसको कैप्चर किया जाए। हम देख रहे हैं तो हमारे सब लोग भाग रहे हैं छोड़ के, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ब्राह्मणों ने बुद्ध जी को ही बना दिया क्या, विष्णु का अवतार, भगवतिज्म लीड आ गया। अब क्या हुआ, लोग फिर इधर आ गए, अब इसका पॉपुलरिटी धीरे खत्म हो गई। यूज ऑफ पाली लैंग्वेज, आप लोग पाली लैंग्वेज में आ गए। द लैंग्वेज ऑफ द मास लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म व गिव फ्रॉम द फर्स्ट एडी, समझ रहे हैं। अब भगवतम का हो गया, अब लोकल लैंग्वेज में आने लगा। बुद्धिस्ट बिगेन द अडॉप्ट संस्कृत, और बुद्धिज्म क्या हुआ कि एक फर्स्ट सेंचुरी के बाद ये संस्कृत में चला गया, ये अब एलिट का होने लगा, द लैंग्वेज ऑफ द एलिट। आफ्टर द बर्थ ऑफ द महायाना बुद्धिज्म, अब महायाना के जब बर्थ के बाद द पार्टिसिपेट ऑफ द आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप, पहले बुद्ध जी का आइडल वर्शिप नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होता था, लेकिन महायान के बाद यानी फोर्थ काउंसिल के बाद यहाँ पर आइडल वर्शिप शुरू होगा। एंड मेक द ऑफरिंग द लीड टू डिटोरिएट द मोरल स्टैंडर्ड, अब मोरल स्टैंडर्ड खत्म हो गया, लोग अब इसको ढोकसला समझने लगे। मोर द अटैक ऑफ हुंड के अटैक भी हो रहा था 5वीं और 6वीं सेंचुरी, 5वीं और 6वीं सेंचुरी के चलेंगे तो हुंड का अटैक हो रहा था, कुमार गुप्त था और स्कंद गुप्त के टाइम, गुप्त काल में अटैक हुआ था। एंड टर्किश इन्वाइट 5th सेंचुरी, और टर्किश भी 5th सेंचुरी में आए और डिस्ट्रॉय द मोनेस्ट्री जहाँ बुद्ध के अनुयायी सब रहते थे, उनको सब घर रुपया उनका जो घर द्वार था डिस्ट्रॉय करने लगे, तो लोग कहाँ खत्म हो जाएगा। और यहाँ ऑल दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म। अब ये मेंस का क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर मेंस में पूछे तो आप इसको अगर छाप के चले आएंगे पॉइंट में थोड़ा सा करके, तो आपको 100 पूरा का पूरा तो नहीं तो 1-2 नंबर डिक्लाइन करके मिल जाएगा, लेकिन अच्छा उत्तर मिलेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इंडियन कल्चर, अभी कंट्रीब्यूशन क्या है ये भी पूछ सकता है मेंस में, तो आपको आप यहाँ से पॉइंट लिख सकते हैं। तो बुद्धिज्म हैड मेड द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू डेवलप द इंडियन कल्चर। बुद्धिज्म क्या किया, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया इंडियन कल्चर में। सबसे शुरुआत में तो सबसे कॉन्सेप्ट अहिंसा व द चीफ कंट्रीब्यूशन, अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही परमानेंट कॉन्सेप्ट हम इंडियन सोसाइटी में आ गया। लेटर इज बिकम द चेरिस्ड एंड वैल्यू ऑफ द अवर नेशन, ये हमारे नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इट कंट्रीब्यूट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंडिया व द नोटेबल, और इंडिया ये बुद्धिज्म जो है इंडिया के आर्ट और आर्किटेक्चर में देखेंगे तो एक्सेलेंट आपको आर्किटेक्चर मिलेगा, जैसे स्तूपा सांची का, बरहुत का स्तूपा, गया का वंडरफुल स्तूपा मिलेगा, ये पीस ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक। बुद्धिज्म टेक द क्रेडिट फॉर द चैत्या एंड बिहारा डिफरेंट पार्ट इंडिया, यहाँ चैत्या और बिहारा मिलेगा। चैत्या क्या होता है, एक बार पूछा गया एग्जाम में, तो चैत्या जहाँ पर चैत करते हैं, बोलते हैं, मतलब मंत्र का उच्चारण, मतलब कि चैत्य में पूजा होता है, ठीक। चैत करना है, चैटिंग करना है, याद करने का टेक्निक निकाले, तो चैत्य मतलब चैटिंग करना। चैटिंग क्या करेंगे हम साधु संत, क्या करेंगे, चैटिंग, वही ना, पूजा करेंगे, तो पूजा करते थे अपना मंत्रों का उच्चारण चाहे कुछ भी अपना चैत करते थे। बिहार में क्या करते हैं, आदमी घूमने जाता है तो वहाँ पर बिहार में रहते थे, ठीक। तो ये पूछा गया चैत्या और बिहार क्या है, अब देखेंगे क्वेश्चन पिछले साल का। तो इट प्रमोट द एजुकेशन थ्रू द रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी लाइक, और यहाँ पर बहुत सारे रेजिडेंशियल मतलब हॉस्टल की व्यवस्था हो गई, तो रहिए खाइए पीजिए और पढ़ाई कीजिए। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तक्षशिला आप देखेंगे तो
तक्षशिला आपका पाकिस्तान वाला एरिया में, नालंदा आपका बिहार वाला एरिया, विक्रमशिला आपका ये भी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, मतलब कि अगर विक्रमशिला को बोले तो ये कौन सा एरिया में, तो वही ब्रह्मपुत्रा बंगाल बिहार वाला रीजन में कह सकते हैं। ठीक। द लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लैंग्वेज डेवलप थ्रू द टीचिंग ऑफ बुद्ध। पाली लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज थी और छोटे छोटे लैंग्वेज थी उनका भी डेवलप हो गया। बुद्ध जी लोगों को सिंपल लैंग्वेज उन्हीं की भाषा में बात करते थे, इसलिए डेवलपमेंट छोटे छोटे लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट। ही हैड द प्रमोट द स्प्रिट द इंडियन कल्चर अदर पार्ट ऑफ एशिया। अब बुद्धिज्म का जब अशोक ने स्प्रिट किया इंडिया के बाहर, तो इसके साथ इंडियन कल्चर भी चला गया। ठीक, तो इंडियन कल्चर का भी स्प्रिट हुआ बुद्धि अदर पार्ट में। ठीक, तो इतना ये अगर पूछ दिया कंट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धिज्म इंडियन कल्चर, तो आप ये पॉइंट 5-6 पॉइंट अगर 5 पॉइंट लिख देते हैं मेंस में तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसको हम यही कहेंगे, यहाँ से 60 नोट्स बना लीजिए और इसको लिख दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और 1-2 पॉइंट अपने ओर से जोड़ दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया, इसको हल कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्धमान महावीर वाज बॉर्न एट। महावीर कहाँ का जन्म हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडा ग्राम में हुआ था, कुंडा ग्राम। ठीक, महावीर जी का जन्म कुंडा ग्राम में हुआ था। त्रिपिटका रिटेन इन प्राकृतिक लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, पाली में लिखा गया था। ब्लैक फिल इन ब्लैंक, फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वे एट बाई। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था ये बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर कॉल्ड 12 अंगा कहा गया। तो बुद्धिज्म स्प्रिट बाई अशोका नो धम्मा कहा गया। ठीक, तो मैच करते हैं। फर्स्ट बुद्ध काउंसिल आपको बताया कि क्या बताया, आपको एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को फिर एक बार देख लीजिए। तो मैं आपको क्या बताया, राजा वैशाली पतला कुंडल पहनते हैं। ठीक, कुंडल पहनते हैं। तो राजा पहला का है राजगृह, तो पहला फर्स्ट काउंसिल कहाँ जाएगा? राजगृह, सी। सॉरी, सेकेंड बुद्ध काउंसिल वैशाली, तो वैशाली कहाँ जाएगा? तो वैशाली देखिए यहाँ पर। थर्ड बुद्ध काउंसिल का है, तो थर्ड बुद्ध काउंसिल आपका कौन सा है? तो पाटलिपुत्र, तो थर्ड पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद फोर्थ काउंसिल कहाँ पर है? तो कुंडा ग्राम। कुंडा कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। ठीक ना, कुंडा ग्राम कश्मीर में ये, तो ये आपका ठीक, तो ये आपको ट्रिक याद होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें पूछा गया तो फोर्थ नोबेल ट्रूथ वाज टीचिंग महावीर। 4 नोबेल ट्रूथ नहीं दिए थे, 3 दिए थे। त्रिरत्ना, तो फॉल्स। ठीक, एडाप्टेशन ऑफ पाली लैंग्वेज लीड टू डिक्लाइन, नहीं संस्कृत, पाली लैंग्वेज का नहीं संस्कृत। ठीक, ये भी गलत है। आइडल वर्शिप फॉलो बाय द फॉलोअर ऑफ महायाना बुद्धा, करेक्ट। जब महायान बना तो इनका आइडल वर्शिप होने लगा। नेक्स्ट, बुद्धा इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ फिलोसोफिकल आर्गूमेंट, नो, दूर हो जाते हैं, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते हैं बिना मतलब का। यहाँ पर फॉल्स और ट्रू, यहाँ पर फिर दिया बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट नॉर रिजेक्ट द गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस, सही, कुछ उस पर बहस ही नहीं करना चाह रहे थे। महावीर आज हिज फॉलोअर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द 4 ग्रेट वो, 4 ग्रेट जो दिया गया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, करेक्ट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वे बाय कनिष्का, नहीं, फोर्थ करता है कनिष्का एट कश्मीर कुंडाग्राम, करेक्ट। बुद्धिज्म कंट्रीब्यूट द स्पिरिट द इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, करेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर एक मेंस के लिए क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड लिखिए। गिव द ब्रीफ अकाउंट लाइफ ऑफ टीचिंग ऑफ द बुद्धा, लाइफ एंड टीचिंग दोनों पर करना है। हाउ डिड बुद्धिज्म बिकम द वर्ल्ड रिलीजियस, ये मेंस का क्वेश्चन हमारे पीसीएस में आराम से पूछ सकता है। पीसीएस एग्जाम में आराम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ठीक, तो आपको इतना होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग ने
5वां चैप्टर अब शुरू करेंगे। तो ठीक, तब तक हम 4th चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया और 5वां चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसके अगली बार हम लोग मिलेंगे तो 5वां चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक ना। तो 5वां लेसन जो है इसमें क्या है, राइज ऑफ मगधा और अलेक्जेंडर दोनों का। तो मगध कैसे राइज करता है और अलेक्जेंडर कैसे आता है, उसके बारे में इनका हिस्ट्री है, ठीक ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत ही। तब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है, ठीक। और आपको क्या ज़रूरत, जो आपको नेसेसरी आपकी ज़रूरत पड़े कि हमको ये चाहिए, तो उसमें हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें कैसे पता नहीं चलता है कि सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको क्या, ठीक। कनेक्टिविटी ऑनलाइन में कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, ऑफलाइन में क्या होता है कि कनेक्टिविटी बन जाती है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग 5वां लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक। राइज ऑफ मगधा एंड अलेक्जेंडर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। खूब मन से पढ़ाई कीजिए।